three equal charge q placed at the corner of equilateral triangle, side length a, another charge, another opposite nature charge, equal and opposite nature charge, another equal and opposite nature charge is at a distance या at height 2a, is at height 2a above the centroid of equilateral triangle. Find net force on it. Find net force on it. Net force on it. चलो ट्राई करो तो। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा समझो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से, सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखी हुई है और उतना ही अमाउंट का ये सेंट्रॉइड के ऊपर 2a हाइट पे अपोजिट नेचर का चार्ज रखा हुआ है। तो सभी चार्ज, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और वो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो निकालना है आपको। तो अगर मैं इसे 2D में समझाऊं तो आप ऐसा देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इसके सेंट्रॉइड के ऊपर, मतलब इधर, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसा, यहाँ चार्ज है -q। पहले इस चार्ज और इस चार्ज के बारे में सोचते हैं। तो ये चार्ज है q, ये सेंट्रॉइड, ये चार्ज हुआ -q, एक फोर्स निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड से कॉर्नर तक की दूरी मैंने कल भी बताया था, कितना होता है बताओ, a/√3, और ये वाला हाइट बोला कितना, 2a, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से ऊपर में चार्ज रखा हुआ था। अभी एक चार्ज के बारे में सोचते हैं, जैसा एक चार्ज का कंडीशन होगा वैसा ही दूसरे का, वैसा ही तीसरे का होगा। तो एक चार्ज की वजह से सोचते थे, एक क्यू यहाँ रखा हुआ है, एक -q यहाँ रखा हुआ है, ये हाइट 2a है और ये a/√3। तो ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। विजुलाइज कर पा रहे हैं आप, बेस सेंट्रॉइड तक, सेंट्रॉइड से ऊपर हाइट 2a और ये वाला हो गया जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ जो फोर्स होने वाली है वो इसी डायरेक्शन में होने वाली है, अट्रैक्शन का। वैल्यू कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो डिस्टेंस को मान लेते d, पहले d निकाल लेते, कितना होगा d, तो √a/√3 का स्क्वायर प्लस 2a का, √3 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर बराबर। तो हो जाएगा a² प्लस 4a²। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 + 1 13, तो √13/3 × a, ये हो गया हमारा d, ठीक है। तो फोर्स जो निकल रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड होने वाली है वो कितनी होने वाली है, k/d का स्क्वायर, d का स्क्वायर मतलब 13/3a²। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3kq/13a² हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेगा, एक कंपोनेंट एकदम नीचे की तरफ, मान लो ये एंगल थीटा है, इसे बोलेंगे f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा। पहले हम देखते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस कौन हो गया, 2a, और हाइपोटेनस कौन हो गया, √13a/√3, ठीक है। तो ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। तो जो वर्टिकली डाउन फोर्स है वो कितना है, f cos थीटा। अब इतना निकालने के बाद फिर से सोचते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे 3 कॉर्नर पे चार्ज है, ठीक है, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है q बराबर। अब इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है हमको। तो ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ, एक इस डायरेक्शन में cos थीटा और इस डायरेक्शन में cos थीटा, इस डायरेक्शन में sin थीटा। ऐसे ही उस वाले जो फोर्स है, वो वाले कॉर्नर का जो फोर्स है वैसा होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, f cos थीटा और f sin थीटा। ऐसे ही ये वाले फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, f cos थीटा और f। तो बताओ इस जगह में f sin थीटा का जो कंपोनेंट होगा, क्या वो ऐसे 120 डिग्री एंगल पे चला जाएगा, हाँ या ना। तो 120 डिग्री के एंगल पे अगर f sin थीटा गया तो क्या ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देगा, हाँ सोचो, बताओ जीरो करेगा कि नहीं करेगा। 3 फोर्स, तीनों की वैल्यू सेम, ये भी f sin थीटा, ये भी f sin थीटा, ये भी f sin थीटा। ध्यान का है
ये भी एफ साइन थीटा, ये भी एफ साइन थीटा, ये भी एफ साइन थीटा, तीनों के बीच का एंगल 120। तो ये दोनों तीनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इसका जो ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था वो नीचे, इसका भी जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था नीचे, और इसका भी जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था वो नीचे 120। तो ये दोनों तीनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इसका जो ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था वो नीचे, इसका भी जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था नीचे, और इसका भी जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट था वो नीचे। इसका मतलब ये तीनों फोर्स किधर रहेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगा, जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना बोलेंगे 3f cos थीटा। अब यहाँ पर डेटा रख देते, 3f के जगह पर ये डेटा 3k³ बाई 13a² इंटू कॉस थीटा की जगह पर वो वैल्यू 2a√3 बाई √13 a और a तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 13√13 और यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 3 जा 18√3 बाई 13√13 k³ बाय a²। ये हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बराबर। तो लिखो हो गया, लिख लिए। इसी सवाल को अगर ये जो हाइट 2a है वो 2a ना दे करके x दे देता और बोलता कि x बहुत छोटा है, तो उस केस में ये जो चार्ज होगा वो SHM करना चालू कर देगा। तो वो SHM का टाइम पीरियड बोलेगा, निकाल लिखो क्वेश्चन। इन एबव क्वेश्चन इफ नेगेटिव चार्ज is at height x, negative charge is at height x, along the line perpendicular to plane through centroid. Then find time period of SHM if x is much less than a. Then find time period of SHM if x is much less than a. X is much less than a. यहाँ तक की बातें समझ गया होगा ना आपको। पहले x 2a था, अभी x हो गया, तो x से हाइपोटेनस निकाल लिए, फोर्स का वैल्यू लिख लिए d², तो इसलिए रूट गायब करके लिख लिया। f cos थीटा का कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट है 3f cos थीटा निकाल दिया बेस बाय हाइपोटेनस को। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से आगे सब देखो फिर लिखना। इसमें से अगर हमने समझो कि ये a कॉमन ले लो, मतलब a² बाय 3 कॉमन ले लो, ठीक है, या a, हाँ ये हो गया 3k³ बाय a² बाय 3 कॉमन ले लो, तो a² बाय 3 पे पावर 3/2 इंटू यहाँ बचेगा 1 प्लस x² बाय a² बाय 3 पे पावर 3/2। इतनी बात बराबर है। जब x की वैल्यू बहुत छोटी होती है a से, तो x बाई a की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। फिर x बाई a का जो स्क्वायर होगा उसका क्या ही कहना, वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। छोटे लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे तो और छोटा हो जाता है।
मतलब बड़ा नहीं बन पाता। तो x बाई ए का स्क्वायर जो है 1 से और छोटा हो जाएगा। तो जो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वाला टर्म को आप नेगलेक्ट कर दोगे, टेंस टू 0, फिर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। अब अगर वही बचेगा तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स, ऊपर में 3k क्यू एक्स और नीचे में बचेगा देखो ए स्क्वायर पे पावर 3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ए क्यूब। और जो नीचे में पावर 3 पे पावर 3/2 है ऊपर लिख देते, 3 पे पावर 3/2, 3 पे पावर 3/2 को 3√3 लिख देते। ठीक है, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 3 3 9√3 k इंटू एक्स बाई ए क्यूब। और एसएचएम के रिलेशंस को अगर ध्यान करें तो एफ नेट जो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ये हुआ एक्सेलरेशन, ये अलग है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 9√3 k² स्क्वायर इंटू एक्स बाय एम इंटू ए क्यूब। और अगर इसे एसएचएम से कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वहाँ पर फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एसएचएम का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस साइन यहाँ पर मैंने लिया नहीं, लेकिन आप समझो माइनस साइन का क्या मतलब है। माइनस साइन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ ले रहा हूँ और फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए अगर आप माइनस को कंसिडर करोगे तो सामने उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 9√3 k² स्क्वायर बाय एम ए क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √9√3 k² स्क्वायर बाय एम ए क्यूब। और ओमेगा होता है 2π/t होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हो गया 2π √m a क्यूब बाय 9√3 k² स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर, बना लिया। अब देखो बार बार अगर ऐसा नहीं करना है, इसके सॉल्व करने के बाद जो कॉन्सेप्ट या मतलब फॉर्मूला आता है उस पर ध्यान दो। जब कोई रिंग हो, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे जिससे प्रूफ भी कर देंगे, रिंग के ऊपर चार्ज क्यों हो, रिंग की रेडियस मान लो r है, इसके एक्सिस पे अगर x दूरी पे कोई दूसरा चार्ज रखा हो क्यों, और उसका नेचर अपोजिट हो, क्योंकि सिमिलर नेचर होगा तो रिपेल करेगा, फिर तो वापस आने का संभावना ही नहीं। अपोजिट नेचर मान लो ये माइनस क्यू है, तो एसएचएम होंगे। x की वैल्यू अगर छोटी होगी तो x की वैल्यू अगर रेडियस से छोटी होगी तो एसएचएम होगा, ये दिमाग में बैठा लेना है। और एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है 2π √m इंटू आर क्यूब बाय k इंटू चार्ज ऑन रिंग इंटू चार्ज जो एक्सिस पर रखा हुआ है। अगर आपने ये बैठा लिया तो ये सवाल भी फट से बन जाएगा। ये क्या कोई भी बन जाएगा, 3 की जगह 4 चार्ज बनेगा तब भी बनेगा, 2 रहेगा तब भी बनेगा, 4 रहेगा तब भी बनेगा। इस कंसेप्ट को लगाते हैं। अब ये मैंने क्या बताया, इसको सोचो। मैंने ये बताया कि एक रिंग है, रिंग पे क्यों चार्ज है, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते फिर लगाना सीखेंगे। रिंग पे क्यों चार्ज है, जिसकी रेडियस r है, मतलब रेडियस मतलब सेंटर से पेरिफेरी तक की दूरी को कहते हैं रेडियस। इस एक्सिस पे अपोजिट नेचर का चार्ज रखा हुआ क्यों, और उसकी डिस्टेंस x है। अगर वो x की वैल्यू r से छोटी होगी तो ये चार्ज एसएचएम करेगा, क्योंकि अगर मान लो ये रिंग पे चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, सेंटर पे जाएगा, फिर अपनी वेलोसिटी की वजह से नीचे जाएगा, फिर से ये चार्ज ऊपर वाला उसे अट्रैक्ट करेगा, फिर चार्ज ऊपर आएगा, ऐसा एसएचएम होता रहेगा। तो इस एसएचएम का टाइम पीरियड का एक फॉर्मेट ही है, t = 2π मास मतलब जो चार्ज है उसका मास इंटू रेडियस का क्यूब बाय k इंटू चार्ज ऑन रिंग इंटू क्यूब। अब यही लगाता हूँ मैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आप ऐसे सोचो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से ऊपर रखा हुआ चार्ज, बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कितना चार्ज है, क्यू या 3q, 3q रखे हुए ना। तो अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे पेरीफेरी में सर्कल बनाओ तो रिंग ही तो हो गई, हो गई ना रिंग, क्या हो गई, रिंग हो गई, बराबर, जिसकी रेडियस यही वाली हो जाएगी। मतलब अगर हम बनाएंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो देखो ये रिंग ही तो है, रिंग के ऊपर ही तो चार्ज है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है 2π √m r क्यूब, r मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसी को r कहते हैं। कितना है r, a/√3।
ए बाई रूट 3 का क्यूब बाय मैंने बोला के इंटू चार्ज ऑन रिंग, रिंग पे कितना चार्ज होगा इस केस में, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो कितना चार्ज 3 क्यू, और चार्ज जो पार्टिकल का है वो भी यहाँ पर क्यू ही है इत्तेफाक से, अपोजिट नेचर का, बराबर है ना। अब इसको सॉल्व करके देखो वही है क्या, 2 बाय अंडर रूट एम ए क्यूब बाय देखो 3 के क्यू स्क्वायर रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, देखो वही सेम नंबर है क्या आंसर, है ना। इसका मतलब हर बार आ जाना है आपको, अगर फॉर्मेट ध्यान रह गया ऐसा होगा। ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं मैं अभी पहले आपको सामने रख देता हूँ ताकि आपको समझ जाए, आपने जरूर देखे होंगे कभी। बोलेगा एक रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू है, उसके एक्सिस पे अपोजिट नेचर का चार्ज रख दिए, तो एसएचएम बताओ, ठीक है, उसका टाइम पीरियड बताओ। इसी सवाल को ऐसे कह सकता है कि एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 2 जगह चार्ज रख दिए हमने, ओरिजिन पे अपोजिट नेचर का चार्ज रख दिया, उसे वाई एक्सिस के लॉन्ग लेके गए, तो भी एसएचएम होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग जैसे ऊपर गया तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खींचेगा ना ऐसा, तो फिर नीचे जाएगा, फिर जैसे चार्ज नीचे गया तो उसको ऐसे खींचा जाएगा, फिर चार्ज ऊपर आएगा, फिर से एसएचएम करेगा, वहाँ पर भी ये रिंग वाला कंसेप्ट लग जाएगा, ओरिजिन के ऊपर चार्ज 2 हो जाएगा। फिर ऐसे वाई एक्सिस पे चार्ज बोलेगा सवाल के अंदर, एक ऊपर है एक चार्ज नीचे है, अपोजिट नेचर का चार्ज ओरिजिन है, उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं या जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसे करके सवाल हो सकते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज रख दिए, सेंट्रॉइड से ऊपर लेके गए चार्ज, तो एसएचएम हो सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्मेट में चारों कॉर्नर पे चार्ज रख दिए और सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर रख दिए चार्ज अपोजिट नेचर का, ये भी एसएचएम कर सकता है, सेम फॉर्मेट काम आएगा। इसके जगह 5 चार्ज रख सकते हैं, ठीक है, इससे एक्स दूरी पे ऊपर है, ये भी एसएचएम करेगा। इस तरीके 6 चार्ज हो सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर पे, फिर ये ऊपर और नीचे एसएचएम करेगा। ऐसे मल्टीपल सवाल बन सकते हैं, सभी सवाल के आंसर बनाने हैं अगर, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट डिराइव हम कर देंगे, ऑलरेडी एक प्रकार का डेरिवेशन यहाँ है ही, पर एग्जैक्टली इसका डेरिवेशन हम कर देंगे जब हम रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा देंगे तब, ठीक है। तो आप ये बात लिख के रखो फिलहाल, मतलब फिर इतना बड़ा सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहला कर रहे थे इसलिए सब इतने सारे कर रहे थे, बाद में सब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। सेवरल चार्ज present at the corner of a square frame of side length A in the given diagram. Find the net force on rounded charge. डायग्राम में जिसको मैंने गोला लगाया हूँ उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। सभी में स्क्वायर फ्रेम है और सबकी साइड लेंथ है, जैसे कल इक्विलैटरल ट्रायंगल का बना रहे थे वैसे ही आप इस पे दिमाग लगाएंगे। जो लोग नए हैं वो ध्यान दो, मतलब जिनको पहले से चीज़ें नहीं आती। ये दोनों चार्ज सिमिलर नेचर का एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स की वैल्यू F मान है, उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू बाय साइड का लेंथ ए का स्क्वायर। उसी तरीके से ये वाला भी सिमिलर नेचर का है, फोर्स इधर लगेगा, उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर। और अगर ये डायगोनल वाले को पकड़े तो डायगोनल का लेंथ √2a होता है, कल मैंने बताया था, ये भी रिपल्सन करेगा, इसकी फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो F1 नाम दे देता हूँ, तो जगह के क्यू क्यू बाय √2a का स्क्वायर। तो कुल मिला करके अपन को समझ में आएगा कि इस वाले पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इधर F, इधर भी F और ये वाला F1। राइट एंगल मतलब है ये, अगर स्क्वायर फ्रेम है तो इस F और F के बीच में एंगल 90 है, तो इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ ही हो जाएगा, मतलब इसका जो अगला पोर्शन होगा ऐसा बनाएंगे हम, इधर की तरफ एक F1 है और इस F और F का एक रिजल्टेंट और हो जाएगा इधर की तरफ √2a। तो जो नेट फोर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे F1 प्लस √2a। F1 मतलब के क्यू क्यू बाई 2a स्क्वायर और √2 टाइम्स ऑफ F मतलब के क्यू क्यू बाई a स्क्वायर। यहाँ से अपन के क्यू क्यू बाई a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस √2 बचेगा, इसी को के क्यू क्यू
बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2/2 कह सकते। ये हुआ नेट फोर्स। इस तरीके से बाकी में लगाना है। ये रिपेल करेगा F, ये भी रिपेल करेगा F, ये अट्रैक्ट करेगा F1। अब जिस दोनों के रिजल्टेंट होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा क्या, F1 माइनस F या √2 F माइनस F1। वो डिपेंड करेगा किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड आप देखोगे ध्यान से तो इसका ज़्यादा होगा √2 F का। तो ये हो जाएगा √2 F माइनस F1। √2 F मतलब KQ²/A², F1 मतलब KQ²/2A²। तो हो गया KQ²/A² कॉमन ले लेना है, √2 माइनस 1/2 KQ²/A², 2√2 माइनस 1/2। इसमें बात करेंगे ये वाला फोर्स F1 इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा F, ये भी अट्रैक्ट करेगा F। दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा √2 F माइनस F1। यहाँ की जो नेट फोर्स होगी वो √2 F माइनस F1 होगी। ऑलरेडी वैल्यू हम निकाल चुके इसका, तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका KQ²/A², 2√2 माइनस 1/2। इस वाले केस में ये इसे रिपेल करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस तरीके से ये इसे रिपेल करेगा और उतना ही फोर्स से ये भी इसे रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0। इस वाले केस में ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये वाला इसे रिपेल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। सभी फोर्स की वैल्यू सेम होने वाली है। F F F लिख देता हूँ। F का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो हो जाएगा KQ बाय डायगोनल का आधा A/√2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला गया तो F का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है हो गया 2KQ/A², जो कि F की मैग्नीट्यूड। वेक्टर के कंसेप्ट को समझेंगे, इसके बीच का एंगल 90 होता है। मतलब आप समझो इधर की तरफ F प्लस F2F लग रहा है, इधर की तरफ भी F प्लस F2F लग रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच में हो जाएगा। और जब दो वेक्टर बराबर हो, बीच का एंगल 90 हो, तो वो √2 टाइम्स हो जाता है, √2 टाइम्स ऑफ 2F। तो यहाँ जो नेट वैल्यू होगी वो होगी ऊपर की तरफ 2√2 F। मतलब F की जगह ये टर्म रखोगे तो 2 और मल्टीप्लाई कर तो 2 to 4√2 KQ/A²। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस वाले केस में ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो F से, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो F से। ये रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F। यहाँ जो नेट फोर्स हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ F, मतलब KQ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है तो A का स्क्वायर। अब ये वाला हमारा वेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहनी चाहिए। कल मैंने बताया था उतनी ही चीज़ें वेक्टर की यूज़ होती, ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती, उतनी बातें रिवीजन करते रहना चाहिए। इसमें अगर निकालेंगे ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसकी वैल्यू मान लो F, इसकी वैल्यू F1, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री। तो पहले F का वैल्यू पता है KQ²/A² और F1 की वैल्यू भी पता है KQ²/√2A² मतलब 2A²। अब दोनों के बीच का एंगल 45 है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √F² प्लस F1² प्लस 2F इंटू F1 इंटू cos 45। आप इसे सॉल्व करो तब F और F1 का डेटा रखो। इसमें F इसमें से KQ²/A² कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ बचेगा √2 इंटू 1 इंटू 1/2। देखो ये कैंसिल होकर 1/√2 बचेगा, ये हो जाएगा 4/5/4 प्लस 1/√2। अब इसे और चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 5√2 प्लस 4/4√2।
नेक्स्ट लिखना, इन स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लेंथ ए फॉर इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लेंथ ए फॉर इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू, प्लेस्ड एट कॉर्नर, या फिक्स्ड एट कॉर्नर, ऐसा फिक्स्ड एट कॉर्नर, another small opposite nature charge small q, another small opposite nature charge small q is at a distance, yeah, is at height a, at height a on the axis of a square. Find net force on it, find net force on it. फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट वैसा है, ये स्क्वायर फ्रेम पे चार्ज रखे हुए चार, यहाँ से एक्सिस पे ये हाइट पे रखा हुआ है -q चार्ज। तो अब आप देखो तो एक ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, बस एक ट्रायंगल को बनाते हैं अलग से, क्योंकि जैसा ये ट्रायंगल होगा वैसा ही ये वाला ट्रायंगल होगा, वैसा ही ये वाला ट्रायंगल होगा, चारों जो है वो सेम होगा। एक बनाते हैं, यहाँ q है, यहाँ से हाइट a पे बोला है, डायगोनल का आधा ये होता है a/√2, और यहाँ पर रखा हुआ -q। तो जो अभी निकाले थे वैसा कॉन्सेप्ट, ये वाला लगेगा फोर्स F, ये वाला एंगल थीटा ले लो, ये हो जाएगा F cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। F sin थीटा तो कैंसिल हो जाना, क्योंकि चार F sin थीटा चारों तरफ लगेगी, तो F cos थीटा ही निकालना है और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना नेट निकालने के लिए। तो पहले F की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये डायगोनल कितना होगा, मतलब हाइपोटेनस √a² / √2 का 2 + a², इसे सॉल्व करेंगे अपन आ जाएगा 2a² + a², 3a², a√3/2, ये हुआ d। cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर बेस बाय हाइपोटेनस a√3/2, cos थीटा हो जाएगा 2/3 का रूट। तो जो नेट फोर्स होने वाला है, F की वैल्यू कितनी होने वाली है, K/Q/D का स्क्वायर, मतलब a² √3/2 का स्क्वायर, तो 3/2, ये होगा 2K/Q/3a²। अब अगर नेट फोर्स निकालना तो हो जाएगा 4F cos थीटा, 4F की जगह 2K/Q/3a² और cos थीटा की जगह √2/√3, 4 × 8 √2/3√3 K/Q/a², ये हुआ फाइनल आंसर। सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो सवाल बनाया था मैंने वैसा ही है, बस वहाँ 3 था, यहाँ 4 है। इसमें भी SHM पूछ सकता है, पहले आप ये लिख लो, फिर हम SHM वाला सवाल लेते हैं। जो अपोजिट नेचर चार्ज है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस, मतलब ये इधर रखा हुआ है इस जगह। इस बात को मैं डायग्राम में ऐसे बना देता हूँ। हो गया, चलो एक सवाल SHM वाला इसी में लिख लो। इन अबव क्वेश्चन if opposite nature charge, in above question, if opposite nature charge is at height x, ब्रैकेट में लिख देना x much less than a, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना x much less than a, opposite nature charge is height x, then find time period of SHM। अब ये आप निकालो तो फिर ये स्क्वायर फ्रेम होगा, Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज, इससे x दूरी पे -q रखा हुआ है। एक्चुअली में ये सर्कल अगर कंसिडर करोगे रिंग तो उसकी रेडियस ये होगी, डायगोनल का आधा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m r³ मतलब a/√2 का क्यूब।
एम आर क्यूब बाई के इंटू चार्ज ऑन रिंग 4Q है और चार्ज दूसरा वाला Q है। ये हो गया आंसर। एम ए क्यूब 2√2 √2 का क्यूब 2√2 तो 4 2 8 √2 के क्यू क्यू। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।